अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब फ़इला फरग़ब आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। मोहम्मद शोएब नक्शबंदी जे सुरीले सोहणे आवाज़ में एॾी सुठी किरत सां गॾु पंहिंजे ॾींहं जो जी शुरुआत थी चुकी है। हिकिड़े सुठे ॾींहं जी अॼु जुमे जो ॾींहुं आहे। जुमे जो ॾींहुं भलारो ॾींहुं हूंदो आहे, सगारो ॾींहुं हूंदो आहे ऐं ॾाढो स्पेशल हूंदो आहे। कुझु ॿारनि खे ख़ुशी हूंदी आहे त उहो पंहिंजे नानाणनि ॾे वञी रहंदा आहिनि, किन खे ख़ुशी हूंदी आहे ॾाॾाणनि ॾे वञी रहंदा आहिनि ऐं जुमे वारे ॾींहुं पंहिंजी तयारियूं शुरू थी वेंदियूं आहिनि। छाकाणि ॿ ॾींहं पूरा मोकल जा हूंदा आहिनि त ॿारनि जा सॼो हफ़्तो पढ़ण में गुज़रंदो आहे या माण्हू जेके ऑफिस में कमु कनि था उन्हनि जो कमु कंदे गुज़रंदो आहे। त इन ॾींहं जी हिकिड़ी ख़ासि प्लैनिंग हूंदी आहे। पाण प्लैन कंदा आहियूं त जेके ईंदड़ ॿ ॾींहं आहिनि पाण खे कीअं गुज़ारणा। ॻाल्हि इहा आहे त सभिनी खां वधीक ख़ुशी जी ॻाल्हि उन्हनि जे लाइ हूंदी आहे जेके ॿार पंहिंजे घरनि खां परे पढ़नि था, हॉस्टल्स में रहनि था ऐं पोइ जुमे वारे ॾींहुं उहे प्लैन कंदा आहिनि छाकाणि उन्हनि खे पंहिंजे माइटनि सां मिलण लाइ वञिणो हूंदो आहे। त उन्हनि जे लाइ ॾाढो ख़ुशी जो ॾींहुं हूंदो आहे ऐं उन्हनि माण्हुनि जे लाइ बि ॾाढो ख़ुशी जो ॾींहुं हूंदो आहे जेकी घरनि खां परे पंहिंजे ॿारनि जे पेट गुज़र जे लाइ माना परे घर खां परे रहणु सवली ॻाल्हि न हूंदी आहे, खोड़ ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि। फैमिली पंहिंजे ॿारनि जो गॾु हुअण बि हिकिड़ी माना ताक़त हूंदी आहे, हिकिड़ी सपोर्ट हूंदी आहे ऐं उन्हनि खां परे रहणु ऐं जेको आहे सो उन्हनि खां परे रहणु ऐं घर खां परे गुज़ारणु ऐं जेको आहे सो पंहिंजो जेको आहे न घर खां परे हूंदा आहिनि त प्रोड्यूसर साहब चई रहिया थोरो नंढी ॻाल्हि कयूं त ॻाल्हि खे थोरो खुटायूं था हिते। त उन्हनि जे लाइ बि ॾाढो जेको आहे सो ख़ुशी जो ॾींहुं हूंदो आहे। बाक़ी इहो आहे त हलूं था। अॼु पंहिंजो टॉपिक वरी सां साॻियो ई आहे, ज़ाल मुड़ुस जा हिक ॿिए ते कहिड़ा हक़ आहिनि, हुते पाण पोइ ॻाल्हाईंदासीं। पर हुन खां अॻु में तव्हांखे ॿुधायूं था त सियारे में कॾहिं तव्हां आइस्क्रीम खाधी आहे, कुल्फ़ी खाधी आहे? अॼु असां तव्हांखे खाराईंदासीं। तव्हां इहे ॾिसी ॾिसी बसि ख़्यालनि में खाई वठिजो या पाड़े में जेको दुकानु हुजे उतां घुराए करे खाइजो। असां त हिते लाइव खाईंदासीं। असां सां गॾु सलमान मौजूदु आहिनि, उन्हनि खां पुछूं था त उनखे ख़्यालु कीअं आयो त असांखे सियारे में उहो आइस्क्रीम या कुल्फ़ी खाराइण लाइ आया आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सलमान, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप आज कुल्फ़ी ले आए हमें खिलाने के लिए? जी बिल्कुल, आप लोगों को टेस्ट करवाने लाया हूँ। अच्छा जी जी, ये मैं खुद बनाता हूँ। अच्छा, वैसे ही सुबह हम आते हैं, कभी इस तरफ से खांसी की आवाज़ आ रही होती, कभी उस तरफ से, बस तो बहरहाल अल्लाह खैर करे। ये मौसम में लोग एंजॉय करते हैं, आइसक्रीम खा के, कुल्फ़ी खा के। हाँ ऐसे भी होते हैं वैसे। ठंड को कहते हैं, गर्मी को गर्मी मारती है, ठंड को ठंड मारती है। यही मौसम में मज़ा आता है, मज़ा इसी का आता है। मतलब आप थोड़े जो है ना एक्साइटेड हैं इस मामले में। अच्छा बताएं कैसे बनाई आपने कुल्फ़ी? ये बिल्कुल खालिस है, ये दूध से बनी होती है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो खोया, दूध और ये सारी चीज़ों से ये बनती है। इसमें कोई भी चीज़ एसेंस नहीं है। एसेंस नहीं? कोई एसेंस नहीं है, कहीं से भी नहीं है, बिल्कुल ये खालिस है। अच्छा। प्योर है बिल्कुल ये। जी आप ट्राई करेंगे आपको खुद पता चलेगा कि ये टेस्ट में कैसी है। तो हम ट्राई तो तब करेंगे ना जब आप रेसिपी बताएंगे। नहीं रेसिपी तो नहीं बताता। अच्छा, कोई आप नहीं बताएंगे अपनी नहीं, अगर रेसिपी बता भी दी तो आप इसको नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इंग्रेडिएंट तो आप वन बाय वन हमें बताएं ना। जी जी, इसमें शुगर है, दूध है, खोया है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ों से ये बनती है। और सबको साथ डाल दो, उबाल 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 के इसको जो है ना, उसमें तरीका होता है करने का ना कि कौन सी चीज़ कब डालनी है, कितना इसको पकाना है, इसके बाद इसका टेस्ट आता है।
अच्छा, आप हमें इसलिए नहीं बता रहे कि फिर आपसे हम ऑर्डर नहीं करेंगे ना, इसलिए? नहीं, आपको बता भी दिया तो इसमें जो है आप बना नहीं सकते, क्यों? इसके लिए तजर्बा चाहिए होता है। अच्छा जी जी, तो हम आपको ना तजुर्बेकार लगते हैं। क्यों? मैंने भी जब बनाया था तो पहले बहुत ज़्यादा अपना नुकसान किया है जी, फिर जाके कुल्फी इसी हमने का कई दफ़ा घर में ट्राई की है, अक्सर बच्चों के लिए बनानी पड़ जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अपना आप किस नाम से जो है ना सप्लाई? जी मेरा काफ से कुल्फी के नाम से। क्या? काफ से कुल्फी। काफ से कुल्फी? जी जी बिल्कुल, काफ से कुल्फी। अच्छा। जी जी जी, काफ से कुल्फी। और ये काफ़ी जगहों पर है, ये डॉल्मेन मॉल में भी आपको मिलेगी, हाइपर स्टार। अच्छा जी, वहाँ फूड कोर्ट है, वहाँ पे सेल होती है, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे सेल होती है। आप सप्लाई करते हैं रेस्टोरेंट जी में? और फूड पांडा पे भी आपको अवेलेबल है। फूड पांडा पे मेरी रेटिंग 4.9 4.8 रेटिंग है मेरी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मेहरबानी। हम अभी आज अजी नाज़रीन पाण जेको आहे सो नेरन में कुल्फ़ी खाईंदासीं। कॾहिं खाधी आहे तव्हां? असां अॼु नेरन में कुल्फ़ी खाईंदासीं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आपका, थैंक यू सो मच। ऐं हाणे असां सां जेकी ॿिया गेस्ट मौजूदु आहिनि, पाण घर में रध पचा त कंदा आहियूं, पर असांखे ख़बर आहे त असां जेकी थाम असां वटि आहिनि, अॼुकल्ह ॾाढो नॉन स्टिक जो रिवाजु आहे, कास्ट आयरन जो आहे, पर वाक़ई में असांखे कहिड़ो थांव असांजे लाइ, माना अॼुकल्ह ॾाढी हिन ते तहक़ीक़ थी रही आहे त पाण जिस्त जा जेके एल्युमिनियम जा थां यूज़ कंदा आहियूं, चवंदा आहिनि हुन मां जेको वो थोरो थोरो घुली घुली तव्हांजी खाध खुराक में शामिलु थींदो वेंदो आहे ऐं इहे कैंसर जो कॉस्ट रहंदा आहिनि। पर वधीक त हुन ते उहा एक्सपर्ट ई ॻाल्हाईंदा। पाण सां राना जावेद साहब मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। मोहम्मद शुएब नक्शबंदी भी पाण सां गॾु मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बहुत अच्छी किरत की आपने, शो का स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ। जी राना साहब जी, क्या करें हम, खाना आखिर कैसे पकाएं हमें, आप ये बताएं। खाना तो हम लोग काफ़ी अरसे से लोगों में ऑर्गेनिक्स की तरफ वापस आने का रुझान बढ़ गया है, ताकि सेहत को लोगों का कंसर्न बढ़ता जा रहा है जी। तो उसके साथ साथ हमारे लाइफस्टाइल में हमें इम्प्रूवमेंट और चेंज लाने की ना बहुत ज़रूरत है जी। तो कास्ट आयरन और कास्ट आयरन की तरह के और कुछ ऐसे, जिस तरह कॉपर हो गया, ब्रास के बर्तन हो गए, ये वो कुकवेयर हैं जो कि हेल्दी हैं और इनके हेल्दी हैं। इनसे कोई ऐसा केमिकल और कोई ऐसी कॉम्पोजिशन या मटेरियल आपकी बॉडी में नहीं जाता जो बीमारियों का बायस बने जी। जबकि इनमें से कुछ ऐसे, जिस तरह कास्ट आयरन का अभी आपने जिक्र भी किया, तो आयरन की एडिशन आपके खाने में हो जाती है जी। तो इसके और बड़े बेनिफिट्स में से वन ऑफ द बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि आयरन आपके खाने में जाता है। और दुनिया में जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं जी, आयरन की डेफिशिएंसी उसमें बहुत बड़ी एक हेल्थ कंसर्न है लोगों को। हाँ जी बिल्कुल। और एनेमिक होते हैं लेडीज़ और बच्चे ख़ास तौर पे, और फिर अंडर डेवलप्ड उनकी बॉडी भी रह जाती है। तो हमें अपने आयरन का इनटेक, जिसमें हम लोग सब्जियों से भी आयरन का इनटेक ले सकते हैं, कुछ ग्रीन वेजिटेबल से ले सकते हैं, प्लस कास्ट आयरन के अंदर कुकिंग करने से इसका एडिशनल बेनिफिट आप आयरन का ले सकते हैं जी। एक तो ये बड़ा मेजर इसका बेनिफिट है कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन का इसके अलावा जो बड़े बेनिफिट्स में से एक बेनिफिट है, ये नॉन स्टिक प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर हैं। अच्छा। मगर कोई कोटिंग नहीं है जी, कोटिंग नहीं है, कोई टेफ्लॉन या केमिकल या किसी इस तरह की कोटिंग नहीं है जो कि उतर के आपकी बॉडी में जाए और किसी नुकसान का बायस बन सके। सही। इसके ऊपर जो इसको नॉन स्टिक बनाया जाता है वो वेजिटेबल ऑयल से, मतलब कोई भी आप वेजिटेबल, कैनोला या फ्लैक्सीड या किसी भी ऑयल से जो कि खाने में इस्तेमाल होता है, वही इसको नॉन स्टिक बना देता है। अच्छा। और इसकी लाइफ का ये सबसे बड़ा मज़ेदार पॉइंट है जी कि आपने एक दफ़ा ख़रीदा तो ये नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। सही, हाँ। अगर इसकी मतलब नॉन स्टिक जिसको हम कहते हैं, इसकी अगर सीजनिंग उतर जाए तो आप बड़े आराम से रिस्टोर करके अपने घर में, मतलब आपको मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं या किसी और को नहीं, आप अपने घर में इसको दोबारा नॉन स्टिक प्रॉपर्टीज़ इसकी बहाल कर सकते हैं। तो जब बहाल हो जाएंगी तो ये दोबारा नॉन स्टिक हो जाएगा और आपका नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। नस्ल दर नस्ल चलेगा, लड़ाई हो जाए तो और बहुत काम दे देगा वो हमें। इसीलिए हम लोग अक्सर मजाक में कहते हैं कि ये एक हथियार है जो हम खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बनाने के लिए। हाँ, किसी का जो है ना सर फाड़ने के लिए। इसका वज़न काफ़ी मतलब ये काफ़ी भारी कुकवेयर है जी। तो
और इसकी अगर आप चाइनीज़ या इटालियन फूड कभी जाएं तो आपने अक्सर देखा होगा कि सिजलिंग प्लेट्स आती हैं। जी जी बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, वो कास्ट आयरन की होती हैं जी। और कास्ट आयरन की इसलिए होती हैं कि उसमें खाना काफ़ी देर गर्म रहता है। हाँ, जब मिसाल के तौर पे आपने कढ़ाई की एग्जांपल रिटेन कर लेता है जी। बिल्कुल। लेकिन आप ये बताएं कि कास्ट आयरन के बर्तन को संभाला कैसे जाए, क्योंकि मोस्टली आप उसको इस्तेमाल करके धो के हम जिस प्रैक्टिस में हम उसको रखते हैं तो जब हम उठाते हैं तो उस पर जंग आया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। इसको ना कास्ट आयरन के लिए आइडियली सबसे बेहतर तो ये होता है कि आप नॉर्मली इसको सिर्फ वाइप आउट करते हैं। अच्छा। या गर्म पानी से हंगाल लेते हैं। हंगाला लेते हैं जी, मतलब सिर्फ हंगाला, कोई सोप इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा अच्छा। आइडियली मतलब ये सबसे बेहतर तरीका है। आपने हंगाला, इसको ड्राई किया और ऑयल लगाया, वरना रस्ट आ जाएगा। जिस तरह आपने कहा, रस्ट से बचने के लिए हमेशा हमने ऑयल लगाना धो के। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसको सोप के साथ कर लें वॉश। और वर्स्ट केस जो सबसे मतलब कोई खाना चिपक गया, आपने फ़िश बनाई, आजकल फ़िश का सीज़न है जी, तो आपने फ़िश बनाई तो उसके अक्सर क्रम्स जो है ना वो जल के या ऊपर चिपक जाती हैं जी। तो इस केस में आप स्टील वूल या स्टील स्क्रब भी यूज़ कर सकती हैं। अच्छा। किसी और बर्तन पे आप नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो तो आपका ख़राब हो जाएगा। आपने तवा लिया, तवे पे स्क्रैच लगा, वो नुकसानदेह हो गया और वो नॉन स्टिक भी ख़त्म हो गया। इसको ज़रूरत पड़ने पे भी आप स्टील वूल यूज़ कर लें या कूची जिसको हम कहते हैं जी, इस्तेमाल करके इसको साफ़ कर लें, ड्राई करके ऑयल लगा लें तो आपका रस्ट नहीं आएगा। ऑयल लगा के रख दें तो इस पे रस्ट नहीं आएगा। और अगर किसी वजह से रस्ट आ जाए तो आप बड़े आराम से उसको रिस्टोर करके फिर ब्रांड न्यू कर लेते हैं। अच्छा, वैसे आजकल मिट्टी के बर्तनों का भी तो बहुत रिवाज है कि मिट्टी की हांडी में बनाया जाए। बिल्कुल, पहले तो हम उसी में बनाते थे। बिल्कुल ऐसी है जी। मिट्टी की बर्तन, कॉपर के बर्तन और ये और जो ग्लास तो खैर अब इतना इस्तेमाल नहीं होता, मगर स्टोन के बर्तन ये भी सारे कुकवेयर स्टोन्स के भी होते हैं जी। ये सारे सेफ हैं। और सिर्फ कास्ट आयरन नहीं, हमारा जो मोटो है और हमारी जो कैंपेन है ना, हम लोगों को सिर्फ ये गाइड कर रहे हैं कि अपने लाइफस्टाइल के लिए और अपनी हेल्थ की और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए हमें हेल्दी ऑप्शंस पे शिफ्ट होना है। सही बात। सिर्फ ये नहीं है कि आपने कास्ट आयरन पे होना है, ये तो आप अपनी रिसर्च भी कर सकती हैं, मगर कास्ट आयरन ऑफ कोर्स उसकी लाइफ और हेल्थ और बेनिफिट्स बाकियों को थोड़ा सा ओवर रूल कर देते हैं। मतलब आपके जो पहले भी आपने बात की, इसका मतलब कि कास्ट आयरन में पकाने से आयरन की प्रॉपर्टीज भी हमें मिल रही हैं जी। मिट्टी के नुकसानदेह नहीं है। एक बहुत ज़्यादा मिकदार अगर सीजनिंग उतर जाए कास्ट आयरन के ऊपर से तो आपकी आयरन का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा। ऑक्सीडेशन होगी जी और थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो 2-4 दफ़ा आयरन का कंटेंट ज़्यादा लेने से प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कंसिस्टेंटली आप ले रहे हो तो ऑफ कोर्स फिर एक तो उसकी सीजनिंग को हम कैसे बरकरार रखें? जब आप उसको ऑयल बेक किया जाता है जी इसके ऊपर। अच्छा। मतलब मिसाल के तौर पे वैसे तो एक प्रोसेस है कि आप इसको ऑयल लगा के बेकिंग ओवन में तकरीबन 40 मिनट के लिए इसको बेक करें जी। अच्छा। तो सीजनिंग की लेयर आ जाती है। अच्छा। और 2 से 3 दफ़ा करें तो वो लेयर डीप हो जाती है। और हम लोग क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान में ज़रा ऑयली खाने के शौकीन हैं जी, हमारा खाना तेल के बगैर तो बनता ही नहीं है। तो हम लोग जनरली जब आप नॉर्मल कुकिंग कर रहे हैं, मतलब सब्ज़ी, कीमा, कढ़ाई चिकन, अंडा या व्हाटएवर आप कुछ भी खाना पका रहे हैं इसके अंदर, तो ऑयल में क्योंकि बना रहे हैं तो वो सीजनिंग खुद ही डेवलप होती जाती है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कम ऑयल में खाना बनाते हैं फिर सीजनिंग साल में 1 से 2 दफ़ा करनी पड़ती है। अच्छा, एक और बात भी सुनने में आती है, मेरे तो कभी तजुर्बे से नहीं गुजरी, कास्ट आयरन के बर्तन देखने में तो बहुत भारी है, किसी का सर्वर तोड़ देने के लिए तो बहुत आइडियल है, लेकिन जब वो आपके हाथ से छूट जाते हैं तो वो टूट भी जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। कास्ट आयरन ब्रिटल होता है, डिफरेंट मटेरियल्स जो है ना जी, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और उनमें कास्ट आयरन जो है उसका एक ये ड्रॉबैक है कि वो ब्रिटल है जी। अच्छा। अगर वो गिरेगा तो पॉसिबिलिटी है कि उसका हैंडल या क्रैक उसमें आ जाएगा, और अगर वो ज़ोर से दीवार में भी लगे तो चिप ऑफ होने के उसके चांसेस हैं जी। ये वाहिद ड्रॉबैक है। मगर अगर आप ये ख्याल रखें कि बर्तन आपसे गिर के टूटे ना, तो मैंने जिस तरह आपको पहले कहा कि नस्ल दर नस्ल ये लोगों के चलते रहते हैं। और अगर आप रिसर्च करें, क्योंकि मैं तो अक्सर जब रिसर्च कर रहा होता हूँ तो दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके दादा पर दादा के भी कास्ट आयरन के कुकवेयर
उनके चलते आ रहे हैं। अम्मी के घर में पीतल के बर्तन अभी तक चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही हैं। और आप उनको सिर्फ मेंटेन करने का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, बाकी वो नस्ल दर नस्ल चलते रहती हैं। और फिर ये कॉपर के बर्तन भी अच्छे हैं आजकल, बहुत इसका अच्छे भी हैं बहुत ट्रेंड है। बिल्कुल, कॉपर के बर्तन भी बहुत अच्छे हैं। और सिर्फ कॉपर में और कास्ट आयरन में फ़र्क कुछ नहीं है जी। कॉपर में आपको देगची मिल जाएगी, मगर आपको फ्राइंग पैन अगर मिल भी गया तो वो नॉन स्टिक प्रॉपर्टीज़ के साथ नहीं होगा। और ग्रिल पैन भी नॉन स्टिक प्रॉपर्टीज़ के साथ नहीं होगा। तो अच्छे तो वो भी बहुत है और घर के लिए हेल्दी और सेफ़ ऑप्शन है। मगर हमने फिर प्रॉपर्टीज़ को अगर देखना ना कि अगर आपने कम ऑयल के साथ लेट्स से अंडा बनाना चाह रहे हैं, लोग हेल्थ की वजह से ऑयल को भी इनटेक कम कर रहे हैं, फिर आपको वो नॉन स्टिक प्रॉपर्टीज़ वालों की ऑप्शंस पे ज़्यादा जाना पड़ेगा। अच्छा, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए? मतलब कुछ बर्तन जैसे नॉन स्टिक के लिए कहा जाता है कि उसको आप आग पे गर्म ना होने दें जी, उसको जैसे ही आप रखें तो उसमें कुकिंग उस वक्त आप उसको टिश्यू से किसी चीज़ से साफ करके कुकिंग उसी वक्त शुरू कर दें। बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मल हम बर्तन घगालते हैं जी, उसके बाद चूल्हे पे रखते हैं। ऐसे ही। तो कास्ट आयरन को क्या पहले बहुत ज़्यादा हमें हीट देनी है, ये क्या मतलब? उसमें ना कास्ट आयरन को पहले प्री हीट करना पड़ता है। अच्छा, प्री हीट से मुराद है कि अगर आपके घर में नॉर्मल गैस आ रही है जी, तो 1 से 1.5 मिनट अंदाज़न में ये प्री हीट हो जाता है। जब प्री हीट हो जाता है तो उसका टेम्परेचर एक मेंटेन हो जाता है। फिर आपने अपने स्टोव को, चूल्हे को मीडियम और मीडियम हाई के दरमियान एडजस्ट कर लेना है अपने हाथ से जी, और फिर उसी पे आपने कुकिंग करते रहना है। तो ये एक्चुअली आपकी जो गैस है उसकी सेविंग करेगा। अच्छा, नॉर्मल तवा या फ्राइंग पैन या कोई भी आप जब उसको चलाते हैं ना, तो आपको मैक्सिमम टेम्परेचर पे उसकी कुकिंग करनी पड़ती है। हाँ। मगर ये क्योंकि हीट रिटेन करता है तो एक दफ़ा आपने गर्म करने के बाद इसको मीडियम कर दें जी, फ्लेम पे ही आप पकाएंगे, तो आपने ओवर बर्न नहीं करना। सही। और ये ज़बरदस्त किस्म की आपकी कुकिंग करेगा। और ये हीट जब एक हीट अप हो जाता है तो मतलब इस टाइमिंग से ज़्यादा करेंगे तो ये नुकसानदेह हो सकता है जी। वो नुकसान इस आप तरह कह रहे होगा, हैं 1 से 1.5 मिनट जी। अगर आप ओवर हीट करेंगे, हम ऐसे ना बर्तन आग जला के फिर हमें किसी की कॉल आ जाती है, हम भूल जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब होता है ना, आप इसको जब मीडियम ओवर हीट करेंगे तो इसकी सीजनिंग बर्न कर जाएगी। इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसकी सीजनिंग करेगी, बर्न हो जाएगी, फिर आपको सीजन दोबारा करना पड़ेगा। और सीजनिंग को जो आपने कहा दोबारा से रिटेन हम कर सकते हैं ओवन में बेक करके। ये प्रोसेस हम कितने टाइम बाद करें उस बर्तन के? आइडियली जनरली अगर आप नॉर्मल कुकिंग रेगुलर कर रहे हैं ना, तो साल में शायद 1 आध दफ़ा आपको ज़रूरत पड़ेगी। वरना जिस तरह मेरे अपने ज़ाती घर में जब इस्तेमाल हो रहे हैं तो 2 साल हो गए हैं जी, सीज़न दोबारा नहीं करना पड़ा, क्योंकि रेगुलर यूज़ हो रहा हो ना तो फिर उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो वैसे उसको ऑयल मिल रहा होता है। बिल्कुल। इसका एक और बेनिफिट मैं आपको बताना नाजरीन को, आई वुड लव कि उनको नॉलेज में इजाफा होगा। आजकल आपको पता है गैस की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। सही। तो लोग घरों में गैस से निकल के कुछ LPG पे जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रिक पे आ रहे हैं, कुछ इंडक्शन पे जा रहे हैं, और अपने अपने हिसाब से डिफरेंट देख रहे हैं। जिसने इंडक्शन पे जाना होता है उसको नए पैन्स खरीदने पड़ते हैं, फिर जिसने बेकिंग करनी होती है उसको पैन्स दूसरों की ज़रूरत पड़ती है। और हर एक के लिए, और कैंप फायर पे अगर किसी को शौक है जी कि आउटडोर कुकिंग करनी है या बेकिंग करनी है और फ़िश फ्राई करनी है या बारबेक्यू करना है, तो आपको पैन डिफरेंट चाहिए जी। कास्ट आयरन का मज़ा ये है कि ये आपके गैस के चूल्हे पे, LPG के चूल्हे पे, इलेक्ट्रिक स्टोव पे, इंडक्शन स्टोव पे, बेकिंग ओवन के ऊपर और कैंप फायर पे और कोयलों पे डायरेक्ट चल जाता है। सब। एक से आप उठाएं दूसरे पे रख के इस्तेमाल शुरू कर दें तो ये बड़े आराम से बगैर किसी प्रॉब्लम के, मतलब हर तरह की उस पे चल जाता है जी। अच्छा, कास्ट आयरन में पतीलियाँ भी आती हैं क्या? जी बिल्कुल आती हैं। अच्छा। उसको जनरली डच ओवन कहा जाता है जी। डच ओवन। तो डच ओवन में डिफरेंट साइजेस आते हैं। तो उसको उठाने के लिए तो हमें किसी और को बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल। उस पतीली को उठा के इधर से उधर रख दो, उधर से उधर। आपने बिल्कुल सही कहा जी। उसका जो अंदाज़न 5 क्वार्ट्स का साइज़ है, 4.7 लीटर वाला, वो तकरीबन 7 किलो का है जी। और जो हम 9 क्वार्ट्स की जब बात करते हैं वो तकरीबन 11 से 12 किलो का, और जब खाना डालेंगे तो ज़ाहिर बात है वो 20 किलो पे 18 किलो पे चला जाएगा। और अगर पकवान वालों ने देगे ये इस्तेमाल करना शुरू कर दी तो लोगों के घर होते हैं 4th फ्लोर पे, कभी कोई तकरीब रखते हैं, बाहर से खाना बनवाते हैं, मुश्किल होगा, उसी देग को ले जाना मसला होता है। बिल्कुल होगा जी। तो फिर बिल्डोजर वगैरह लाना पड़ेगा। बिल्डोजर के लिए तो नहीं, मगर मेरे ख्याल में 2 बंदों को तो कम से कम मिलके उठाना पड़ेगा। हाँ, या वो नहीं चेन कुपी होती है अक्सर, वो बिल्कुल उससे ऊपर लिफ्ट चेन कुपी से लेके जाए। चलें, बहरहाल ये तो मजाक की बात है, लेकिन अच्छी बात है। हमें अपनी एक तो कुकिंग स्टाइल चेंज करना चाहिए, बिल्कुल, और दूसरा जो बर्तन है वाकई में ये अब रिसर्च आई। अच्छा, स्टील भी सही होता है? स्टील भी ठीक है जी। स्टील में एक थोड़ी सी मैं ऐड करूँगा, लोगों को ना अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में लोग रिसर्च प्रॉपर नहीं करते जी।
ये मतलब मैं किसी को बुरा या गलत नहीं कह रहा, बट मैं गाइड ये करना चाहता हूँ कि हमें रिसर्च प्रॉपर करने की ज़रूरत है। स्टील में अगर आपने कुकिंग करनी है तो 304, 316 फूड ग्रेड स्टील आता है। सही। लोग आम स्टील को ये समझते हैं कि हमने स्टील का तवा ले लिया तो अब बस ज़बरदस्त हो गया। सही। उससे काम ठीक नहीं हुआ। अच्छा। आपने ये भी मेक श्योर करना है कि जो आप चीज़ ले रहे हैं वो फूड ग्रेड है कि नहीं है। अच्छा। तो वो अगर फूड ग्रेड ना ली तो फिर हेल्थ पे आप शिफ्ट ना हुए ना। उसमें मिक्सिंग हो सकती है। उसमें मिक्सिंग होती है, उसमें स्टील भी डिफरेंट ग्रेड्स में आता है जी। और वो अक्सर मकनातीस से हम उसको चेक भी करते हैं। हाँ। बिल्कुल करते हैं। और मगर क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और फिर वो इलेक्ट्रिक स्टोव पे ना, इंडक्शन स्टोव पे सिर्फ वो चलते हैं जो मैग्नेटिक हैं। अच्छा। तो लोग इसलिए फिर मकनातीस को रख के ना चेक करते हैं कि इंडक्शन पे चलेगा कि नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी, और अब हम खवातीन वो बर्तन भी इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही होगी जी। और फिर मैं एक मजाक की एक बात है, अक्सर मैं लोगों को गाइड करता हूँ कि जब खाना कास्ट आयरन आपके किचन में आ जाए तो अम्मी को, बहन को और बेगम को कभी आपने ये नहीं खाना कि खाना आज अच्छा नहीं बना। अच्छा, ये रिस्क नहीं लेना, क्योंकि वो लग जाएगा आपको सीधा, वो तो पैर आएगा, उड़ता हुआ आएगा। तो आपने ये रिस्क नहीं लेना फिर। चलें ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत जी। शुएब से हम नात सुनेंगे। किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर, किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर, किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर, खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रज़ा के बगैर, खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रज़ा के बगैर। कहो गदा से न दस्ते तलब दराज करे, कहो गदा से न दस्ते तलब दराज करे, ये दर वो है जहाँ मिलता है इल्तिजा के बगैर, ये दर वो है जहाँ मिलता है इल्तिजा के बगैर। नमाज में नहीं शामिल अगर सरूर हुजूर, नमाज में नहीं शामिल अगर सरूर हुजूर, तो जान लो कि ये कश्ती है ना खुदा के बगैर, ये जान लो कि ये कश्ती है ना खुदा के बगैर। मैं जानता हूँ उन्हें दर गुज़र की आदत है, मैं जानता हूँ उन्हें दर गुज़र की आदत है, वो बख्श देंगे मुझे भी किसी सज़ा के बगैर, वो बख्श देंगे मुझे भी किसी सज़ा के बगैर। है ज़र्रे ज़र्रे में बेशक ज़हूर नूर कदीम,
जी साथियों, नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं। थांव त पाण घणा खणी वरिता, बॉडी बिल्डिंग बि करे वठंदासीं ऐं ॾुखिया थांव आहिनि, वाक़ई में कमु ॾेई वेंदा केॾी महिल घर में जहिड़ो थिए न। बसि हाणे उन्हनि ॻाल्हि बिल्कुलु सही कई हुई त हाणे जॾहिं बि उन में मानी करे तव्हांजी घरवारी, त पोइ तव्हांखे इहो न आहे चवणो त लूणु घटि आहे या ईअं कुझु ॻाल्हि अहिड़ी न आहे करणी, पोइ तव्हां सम्झी सघो था अॻिते छा थींदो। बाक़ी इहो आहे त पाण वरी जेको टॉपिक गुज़िरियल हफ़्ते छॾियोसीं उनखे वरी कंटिन्यू कंदासीं त ज़ाल मुड़ुस जा हिक ॿिए ते जेके हक़ आहिनि उन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। असां चाहियोसीं गुज़िरियल भेरे असां को ज़ालनि जे हक़नि ते ॻाल्हायोसीं, त मुड़ुसनि जे हक़नि ते बि अॼु कुझु ॻाल्हाईंदासीं, उन्हनि जा फ़र्ज़ या हक़ जेके बि आहिनि। पर घणो असां वरी बि ज़ालनि जे हक़ ते ॻाल्हाईंदासीं, तव्हां एॾो ख़ुशि न थियो, छाकाणि असां दुनिया में आया आहियूं या असां ज़ाल आहियूं त असांखे जेकॾहिं इहा ज़िंदगी मिली आहे या इहा हैसियत मिली आहे त असां पंहिंजी हक़ लाइ न ॻाल्हायूं त असांखे दुनिया में अचण जो फ़ाइदो, जीअरे हुअण जो फ़ाइदो। पाण सां गॾु सदफ़ आहे। अस्सलाम वालेकुम सदफ़। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ऐं अलिशबा तनवीर पाण सां गॾु आहिनि जेकी पाण खे सना ख़्वानी कंदियूं पाण सां गॾु। हलूं था पंहिंजी टॉपिक ते। मुड़ुस हज़रात सोचे रहिया हूंदा, पहिरीं हलो अॻु में पहिरीं नात था ॿुधी वठूं अलिशबा खां। अलिशबा नात सुनाई। मुस्तनद हो मेरी इतनी तो गुलामी आका मैं भी हो जाऊं मदीने का मकामी आका फैल जाती है ज़ुबान से रगे जा तक खुशबू फैल जाती है ज़ुबान से रगे जान तक खुशबू क्या जब आपका है इसमें गिरामी आका क्या जब आपका है इसमें गिरामी आका दूर जो आपकी नालेन से रखे मुझको मुझ में रह जाए ना ऐसी कोई खामी आका मुझ में रह जाए ना ऐसी कोई खामी आका
मुस्तनद हो मेरी इतनी तो गुलामी आका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा माशाल्लाह। अभी आप और भी ग्रो करेंगी और बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी और बहुत अच्छा आपने पढ़ा और रेंज है आवाज़ की माशाल्लाह से। सदफ, अब हमारा टॉपिक जो था पिछले दिनों बोल रही हूँ, पिछले हफ्ते जो है अधूरा रह गया था, तो हमारे बहुत शोर मचा है स्टूडियो में कि आपने जो है ना सिर्फ ख़वातीन मतलब बीवियों के हुकूक की बात की, तो हमारी बात कौन करेगा। तो कभी कभी ये लोग भी वीमेंस डे पे हमारे लिए थोड़ी बहुत बात कर देते हैं ना, तो मैंने कहा हम भी थोड़ी इनके लिए बात कर लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले रिश्ता जो अज़ल से पैदा फरमाया है वो है यानी कि जो शख्सियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी वो मर्द है। मर्द के बाद फिर औरत का सिलसिला शुरू हुआ। तो पहली जो चीज़ नज़र आती है दुनिया के अंदर, जो कदम जिसका सबसे पहले रखा गया वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला हर नस्ल से सिलसिला चलता रहा। सही। अब माशरे में अगर देखा जाए तो मर्द एक बाप है, मर्द एक भाई है, मर्द एक शौहर है, मर्द एक बाप है। अलग अलग शख्सियत का हर एक की जिम्मेदारियां अलग होती हैं। और मर्द को अगर देखा जाए भाई की सूरत में, बाप की सूरत में, बेटे की सूरत में, शौहर की सूरत में, तो ये अपनी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे अंदाज से अदा करते हैं। और क्योंकि घर में गृहस्थी में सबसे बड़ी बात होती है तरबियत जो होती है वो माँ की, तो वो बेटे को भी परवान चढ़ाती है, शौहर के लिए भी एक बहुत कारआमद साबित होती है। और बीवी की सूरत में, माँ की सूरत में अगर देखा जाए तो वो एक दुआ का तोहफा है। सही। आप देखिए ना, जब मर्द किसी सूरत बेटा है जब जाता है तो माँ ज़रूर दुआएं देती है और आखिर तक जाती है। बीवी पीछे पीछे जाती है मर्द के, तो मर्द के पीछे ही है औरत। पीछे पीछे क्यों जाती है? क्योंकि वो कहती है ना कि मर्द जा रहा है तो उसको दरवाजे तक रुखसत करना है, कि अल्लाह के कहते हैं ना अल्लाह तुम्हारा हाफिज़ व नासिर। तो एक ये चीज़ जो है ये घर की तरबियत का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आप कह रही हैं चलो अब जा रहे हैं तो अब चले जाएं, और नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने जो रुतबा दिया है वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से है मर्द के लिए। इज़्ज़त अगर इस्लाम में देखी जाए, औरत को अगर इज़्ज़त की निगाह से कहीं देखा जाता है तो हमारा इस्लाम बड़े वाज़े तौर पर ये चीज़ नुमाया करता है। सही। औरत बड़ी इज़्ज़तदार और इसको बड़े रुतबे पे रखा, इस्लाम ने बड़ा मकाम दे दिया। बिल्कुल। मगर जहाँ पे मर्द की बात आती है, मर्द जो है वो हर तरह के हालात में, बेटा हो, शौहर हो, बाप हो, तो वो हर सूरत में अपनी तमाम ख्वाहिशों को पीछे करते हुए अपनी फैमिली के लिए एफर्ट करता है। हाँ। अब बाप जिस घर के अंदर होता है, कहते हैं ना बाप जो है वो एक साया है, बिल्कुल सैतून है घर का सबसे बड़ा और मजबूत। अगर ये ना हो तो घर मजबूत नहीं होता। सही बात है। जिनके घर में बाप जैसी शख्सियत नहीं होती वो घर सूना और खाली खाली होता है। वहाँ पे फैसले नहीं हो पाते, वहाँ पे फैसले बिगड़ जाते हैं, क्योंकि औरत जितनी भी मजबूत नहीं रहता तो ऐसे होता है। औरत मजबूत है मगर फैसले जो हैं वो मर्द के ही हमेशा मजबूत होते हैं। आप देख लें, घर के अंदर पूरी फैमिली है तो किसी औरत की जो है वो औरत कहा गया है, हाँ आप मिलजुल के फैसले करें, घर की प्रॉब्लम सॉल्व करें, बच्चों के रिश्ते की सूरत में है और बहुत सी सारी चीज़ें हैं। मगर यहाँ पर बात जब बड़ी की जाती है तो वो दादा हैं, नाना हैं, बाप की सूरत में, चचाओं की सूरत में, यानी कि एक मर्द की शख्सियत को जो है ना नुमाया किरदार दिया जाता है। और हमारे माशरे के अंदर ये बहुत खूबसूरत किरदार है मर्द का कि वो खामोशी से सब सहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को अदा करता है। कहते हैं ना मर्द रोता नहीं है, मर्द रोता है मगर वो किसी के सामने नहीं रोता, वो बहुत मजबूत है। अगर वो टूट गया तो वो सबके सामने टूट गया। अपनी फैमिली के मेंबर्स होते हैं, एक माँ के सामने नहीं रो सकता,
बीवी के सामने नहीं रो उसको सकता, अपने किरदार में रहना होता है, किरदार में रहना होता है। और वो एक बुधवार अल्लाह ने उसको शख्सियत ही ऐसी बनाई है, इतना मजबूत बनाया है। अगर वो कमजोर होता, देखिए बाहर हम किताबों में पढ़ते हैं ना, औरत कमजोर है, दिली तौर पे भी कमजोर है, वो ज़हनी तौर पे भी कमजोर है, वो कोशिश बहुत करती है आगे बढ़ने की, मगर वो एक रुतबा रखा है ना अल्लाह ताला ने, उसको अपर रखा है मर्द को। मर्द को इसलिए मजबूत रखा है कि अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये तुम्हारे मुहाफिज हैं। जिस्मानी साख्त के हिसाब से ये चीज रखी गई है। हाँ, जिस्मानी उसके लिहाज से भी रखी गई, ये तुम्हारे मुहाफिज हैं। औरत को नहीं कहा गया कि ये तुम्हारी मुहाफिज है, मर्द के लिए नहीं कहा गया है कि औरत तुम्हारी मुहाफिज है, बल्कि मर्दों को कहा गया है कि मर्दों को कि तुम्हारे मुहाफिज जो हैं वो तुम्हारे मर्द हैं। सही, बिल्कुल। एक बेटी है, अब वो घर से कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, ट्यूशन्स के लिए निकलती है, तो या तो भाई साथ होता है छोड़ने के लिए, या फिर बेटा साथ जा रहा होता है माँ को छोड़ने के लिए, या शौहर साथ होता है। सही बात है। कोई ना कोई मर्द जो है वो माशरे का एक ऐसा हिस्सा है कि वो उसके साथ होता ज़रूर है, क्योंकि ये पहचान है ना कि ये भाई है। भाई तो कहते हैं ना बहन हया की चादर है, तो वो बड़ा ऐसे नहीं चलो, ये नहीं करो, इस तरह नहीं करो, ऐसे करो, क्योंकि वो कहता है कि ये छुप के रहे, मतलब इसको महफूज मुहाफिज है ना, तो ये कहता है कि ये महफूज रहे। तो इसीलिए औरत को कहा गया है कि अगर औरत के मीनिंग निकाली जाए ना कि औरत क्या है, तो औरत की मीनिंग है छुपी हुई चीज, यानी छुपा के रखने वाली चीज। अच्छा, उसकी मीनिंग? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। छुपी हुई चीज, यानी कि औरत का मायने यही है कि उसको छुपा के रखा जाए, छुपी हुई चीज। अच्छा, तो ये चीज है। तो मर्द ये चाहता है, अगर बीवी होती है, हमेशा हर गैरतमंद इज्जतदार मर्द यही चाहता है कि उसकी बीवी जो है वो बड़े सलीकेदार हो, शऊर वाली हो, बेटी हो तो वो बड़ी हया में लिपटी हुई हो। तो मर्द जो है ना अपनी औरत को जो है वो सेफ एंड सिक्योर चाहता है, बीवी की सूरत में भी, माँ की सूरत में भी, बेटी की सूरत में भी, और बहन की सूरत में भी। तो यही सब चीज़ बीवी भी चाहती है ना, उसका शौहर हयादार हो, सलीके वाला हो। सलीका सिर्फ ये नहीं होता ना कि सिलाई करनी आती हो, या कपड़े सही से तय करने आते हो, सलीका ये नहीं होता। सलीका एक अलग चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। बेशक। वो एक तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत खूबसूरत किरदार है, नमूना है, जिनसे हम जो है सीखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस इस तरह थी अपने घर के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, अपनी बेटी के साथ, अपनी बीवी के साथ, कि आप जो है वो शर्माते नहीं थे, यानी किसी कोई काम करने से। आप जो है आटा भी गूंद के हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दिया करते थे, क्योंकि वो छोटी थी, तो उन्होंने कहा आप आटा भी गूंद के दिया करते थे, आप जो है वो घर की सफाई भी किया करते थे, आप अपने कपड़े भी धोया करते थे, आपका जूता जो है वो अगर टूट जाया करता था उसे सिया भी करते थे, अपने कपड़ों में आप जो है वो पैवन भी लगाया करते थे। ठीक है, तो मर्द को ये नहीं कहा गया, मर्द की शख्सियत को बुलंद रखा गया है, मगर नबी के किरदार को देखते हुए ये भी बताया गया है कि जहाँ पर औरत तुम्हारे साथ मुखलिस है, औरत तुम्हारे साथ वफादार है, औरत तुमसे मोहब्बत करती है, दुख सुख में तुम्हारी साथी है, तुम्हारा लिबास है, इसी तरह तुम भी इसी वही अमल करो जो वो तुम्हारे साथ करती है, तो ही फिर जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजरती है। सही। क्योंकि मर्द इज्जत करता है। मोहब्बत और इज्जत दोनों में अगर बड़ी चीज़ देखी जाए तो वो इज्जत है। अगर कोई आपसे मोहब्बत कर रहा है और करने के बाद वो आपको जो है वो 2 थप्पड़ मार देता है, और उसके बाद जो है वो मोहब्बत है, मोहब्बत करने के बाद वो सारी बाद में जो है वो तस्दील आपकी हो जाती है, मगर अगर वो मोहब्बत कम करता है मगर इज़्ज़त ज़्यादा देता है तो औरत उसको अपने दिल के बहुत बड़े मकाम पर रखती है। और मेरे ख्याल से मोहब्बत जब इज्जत होगी तो मोहब्बत होगी। मुझे नहीं लगता कोई शख्स इज्जत नहीं दे रहा तो वो मोहब्बत भी नहीं कर रहा। हाँ, बिल्कुल ऐसे। फिर ये झूठ है। आपके दिल में इज्जत होती है ना, ये ज़बानी जमा खर्च है सिर्फ। हाँ, आपके दिल में इज्जत होती है ना, अच्छा वो खुद आपको पता चलेगी ना। अमल बताता है कि कौन आपसे कितनी मोहब्बत करता है या आपकी कोई कितनी इज्जत करता है। ठीक है ना, तो अमल बड़ा काउंट करता है आपकी ज़िंदगी के अंदर।
बाज़ वक्त ऐसा होता है कि हम लफ्ज़ों से अदा नहीं करते कोई बात, मगर हमारा अमल बता रहा होता है कि ये हमारा कितना ख्याल रखता है। एक बीवी और शौहर का सिलसिला या रिश्ता इस तरह का है कि अगर एक बीवी है उसको तकलीफ़ हो रही है, अगर वो चल रही है और शौहर उसे देख रहा है कि आज शायद इसके पैर में कुछ चीज़ लगी है मगर वो बता नहीं रही, तो शौहर को एहसास है, वो पूछेगा कि क्या हुआ, आज ऐसा लग रहा है कि तुम सही नहीं चल पा रही हो या तुम्हें कोई तकलीफ़ है, रात को तुम सो नहीं पाई सही। तो ये एहसास की चीज़ें हैं, उसे पता है कि मेरा एहसास करता है, ख्याल करता है। लोग तो बाज़ ऐसे भी हैं कि नहीं छोड़े, रात गुजर गई, बात गुजर गई, तो ऐसा जो कहेंगे क्यों पहनती हो हील वाली चप्पल। हाँ, कोई एहसास नहीं करना चाहेगा तो वो, जबकि वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन फिर उल्टा उन्हीं के गले डाल दी जाएगी कि आप ये भी कह सकते हैं हील वाली चप्पल अगर पहनती हो कोई बात नहीं, पैर ऊपर करो, मैं दबा देता हूँ। नहीं, ये देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को देख रहे हैं ना हम मर्दों के लिए, मर्द हमारे लिए बड़ी इज्जत का सबब है, हमारे मुहाफिज हैं और हमारे घर की शान शौकत है, हमारे घर का सुकून है, नो डाउट हमारे घर का सुकून है। एक बाप की सूरत में जब वो आता है तो एहतरामन औलाद को अपने वालिद के लिए खड़े हो जाना चाहिए सही कि ये मेरे वालिद हैं। हज़रत आप देखिएगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं तशरीफ़ ले जाया करते थे अपने घर में, तो आपके लिए तमाम लोग खड़े हो जाया करते, यानी पूरी रिसालत खड़ी हो जाया करती थी नबी के लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है उसको देखकर हम अपने घरों के अंदर अगर अपने भाइयों की, अपने बाप की, अपने बेटे की, अपने शौहरों की इज्जत करें तो हमारे घरों में सुकून लाजमी होगा। बिल्कुल होगा। हम ये चीज़ नहीं काउंट करते, हम ये चीज़ देखते ही नहीं है। हम कहते हैं कि नहीं, वालिद आएँ उनके अदब से खड़े हों, जब आपके घर में आते हैं तो उनको पानी का गिलास पेश करें, उनको ला के दें, पानी दें उनको। और भाई आता है, भाई से हर, जैसे माँ है बेटे को प्यार करना, और मेरा बेटा, सारे अरमान जुड़े होते हैं ना। आपके अरमान, मेरे अरमान, जब हम शादी होके जाते हैं हमारे शौहर से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल, हाँ। अपने वालिद साहब के घर पे होते हैं तो हमारे बाप और भाई से जुड़े हुए होते हैं। हर ख्वाहिशात अब्बू से बोलना कि अब्बू ये चीज़ चाहिए, अब्बू वो चीज़ चाहिए, तो बाप जो है वो सोचता है कि मैं, अगर वो इस तरह है कि वो ला के देता है तो पहले फुर्सत में देगा ला के, अगर वो नहीं ला सकता तो वो सोचेगा ज़रूर अब इस बच्चे ने मुझसे ये ख्वाहिश की है तो मैं उसको पूरा कैसे करूँ, और उसकी जद्दोजहद में वो लग जाता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा फरमाइशी करना, जिसकी वजह से वो मर्द पूरी भी नहीं कर पा रहा होता, फिर वो कोई और रास्ता ढूंढे उन चीज़ों को पूरा करने के लिए, तो फिर ये भी तो कहीं पे कहते हैं ना, कहीं कहीं पे करप्शन घर वाले भी करवा देते हैं आपसे। हाँ, कि वो इतनी ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, उनकी इतनी फरमाइशें होती हैं, और उन चीज़ों को पूरा करने के लिए फिर दूसरे इलीगल वेज बंदे ढूंढते हैं कि भाई किसी तरीके से पैसा कमाया जाए, क्योंकि बंदा घर वालों के लिए ही कमाता है। अगर इस वक्त की बात की जाए, इस वक्त जो तनख्वाहें हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट में, वो इतनी तनख्वाहें हैं कि अगर किसी के घर 6 से 8 मेंबर्स हैं तो वो पूरा नहीं कर पाएंगे। वो सेकंड ऑप्शन आप देख लिए, अगर कोई यहाँ पे प्राइवेट मुलाजिम है या गवर्नमेंट का मुलाजिम है, वो सेकंड अपना कहीं ना कहीं छोटा कारोबार कर रहा है, क्योंकि इसमें गुजारा नहीं है, क्योंकि जो तनख्वाह आपकी आती है उससे ज़्यादा आपका बिजली का बिल आता है। परेशान है ना पब्लिक, सारे लोग परेशान हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए आप जाएंगे या ये करेंगे, बहुत बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो आपने एक सेकंड चीज़ रखनी है कि फैमिली को तो सपोर्ट करना है, खाना है, कपड़े हैं, सारी चीज़ें हैं। ईद आ जाती है, बकरा ईद आ जाती है, रमज़ान आ जाते हैं, रमज़ान में डबल हो जाते हैं खर्चे। तो मर्द जो है ना, वो अभी रमज़ान आए नहीं है, ये सारे मर्द जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो अभी सोच रहे होंगे रमजान में ट्रिपल खर्चे हैं, तो अब उसको कैसे सपोर्ट करेंगे, प्लान करना है। सही, अभी से प्लानिंग शुरू हो गई है। हमारे साथ मौजूद हैं, नाम आपका मैं भूल गई, मुझे बताइए। हाफिज अब्दुल्ला मदनी, नात सुनाएंगे, सुनाइए। रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं और वही भरते हैं
झोलियाँ सबकी वो समझते हैं बोलियाँ सबकी, वो ही भरते हैं झोलियाँ सबकी, वो समझते हैं बोलियाँ सबकी। आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चलें, आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। ये करम है मदीने वाले का, आने वाले अज़ाब टलते हैं। और हर करम पर निहाल होते हैं, आप अपनी मिसाल होते हैं। उनको आता नहीं ज़वाल कभी, उनको आता नहीं ज़वाल कभी, किस्मतें जिनकी वो बदलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी अच्छी सना ख्वानी की। बात हमारी वहीं पे रुकी हुई है कि ख्वाहिशात पूरी करने के लिए अभी से प्लानिंग हो रही है कि रमज़ान में क्या किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मर्द जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहाफिज़ है। दूसरी बात ये है कि ज़िम्मेदार है, जिम्मेदारियाँ हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हैं, अल्लाह के रसूल की तरफ से हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा इकराम ने अदा की, 1,24,000 अंबिया इकराम आए तमाम, आप तमाम ने अदा की। तो वही चीज़ें इंसान के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सबसे बेहतरीन अगर सदक़े की बात की जाए कि वो शख्स है कि जो अपने बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ और अपनी बीवी के साथ जो है हुस्ने सलूक का मामला करता है और उन पर खर्च करता है, उसने सलूक का मामला करता है। अब आपकी तनख्वाह अच्छी है तो अपनी बीवी पर खर्च करें, अपने आप पर खर्च करें, अपने बच्चों पर खर्च करें, अपने वालिदैन पर खर्च करें, क्योंकि ये बेहतरीन तरीका है। और जो लोग इस तरह करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके घर में भी बरकत अता फरमाता है, उनके रोज़गार में भी बरकत अता फरमाता है, और वो किसी को देते भी हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका देना भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को जो है ना बड़ा कदावर शख्सियत बनाया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और वो लोग करते भी हैं, उन्हीं को करना है ना, उन्हीं को करना है। और उनको वो इस बात का एहसास खुद से रखते हैं। मतलब ये नहीं है कि आपको उनको एहसास दिलाना पड़ता है, ये इनमें खुद से होता है। जब एक कुछ लोग हैं जिन्हें दिलाना पड़ता है, हाँ ऐसे भी हैं, वैसे हैं, बहुत सारे लोग उन पे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बात कर लेंगे। हमारी डिस्कशन में दोबारा से रेहान शामिल हो चुके हैं और एकदम जादू से आ गए, ये देखें बिल्कुल सोफे पे। कैसे रेहान, आप ठीक ठाक? आप भी एक आई थिंक फैमिली रखते हैं, आपकी बेगम है? बिल्कुल बेगम। तो किस तरीके से आप अपनी बेगम के जो है हुकूक पूरे करते हैं, या एक बाप की हैसियत में आप किस तरीके से अपनी फैमिली को लेकर चलते हैं? असल में मेरी कोशिश बस मैं करता हूँ, इंसान का काम तो है कोशिश करना, बाकी अल्लाह ताला ही रास्ते बनाता है। और हमें सबको भी ये चाहिए कि जिस तरह से हम लोग अपने दीन के काम करते हैं, जो फ़र्ज़ समझते हैं, और ये जो घरेलू काम है ये भी एक फ़र्ज़ है। और अगर शादी के बाद आपको वाइफ़ की ज़िम्मेदारी है और औलाद के बाद माँ बाप से मैं समझता हूँ बेहतर तो कोई चीज़ है ही नहीं। और हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है, बिलखुसूस बाप की यही ख्वाहिश होती है। दुनिया में एक वाहिद ऐसा शख्स बाप है
जिसकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरी औलाद मुझसे आगे जाए। बिल्कुल, ये हर बाप की यही ख्वाहिश होती है कि मेरी औलाद मुझसे आगे जाए। और माँ बाप जो है, मैं ये कहता हूँ, मेरा कहना है कि माँ बाप का जो नेमुल बदल है वो दुनिया में है ही नहीं। और जिस तरह से एक माँ बाप जो है वो औलाद की परवरिश करते हैं, जिस तरह से परवान चढ़ाते हैं, और बदकिस्मती से हमारे जो माशरे में थोड़ा सा ये चला आ रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं है, सब जगह एक सा मामला नहीं है, मगर अमूमन जो माँ बाप की रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना, बड़े होके सॉरी टू से औलाद वो नहीं करती है। आपने भी अक्सर देखा होगा। अच्छा, इसमें मज़े की बात, असल में सेल्फिश होती है। ऐसा ही, अच्छा मैं ये नहीं कहूँगा हर जगह नहीं होती, लेकिन ऐसा ही है, एक चेन है, ये ऐसे ही चल रहा है। ऐसा ही असल में थोड़ी सी बात ये है कि देखें, तरबियत तो हर कौन होंगे वालिदैन जो ये अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं करते होंगे। मैं नहीं समझता कि माँ बाप के अंदर इस तरह से हो कि अक्सर लोग ये कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं हुई, सही नहीं हुई। मैं नहीं समझता इस बात को, क्योंकि अब जिसके जो मामलात हैं वो उसी हिसाब से परवरिश करता है। ऐसा ही है ना, हर चीज़ का एक अपना अपना कैलिबर है। अब एक मिडिल क्लास लोग जो हैं और एक हाई फैमिली जो है, इन तीनों में हर कोई अपने वालिदैन जो हैं वो तो बेस्ट ही देते हैं बच्चों को, मगर हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये देखा जाता है कि औलाद जो है ना, माँ बाप की फर्मा बरदार नहीं है। फर्मा बरदार से मुराद ये नहीं है कि वो अपने फैसले नहीं करे मामला, बस थोड़ा सा मेरा कहने का मतलब ये रिस्पेक्ट की कमी है जो मैं देखता हूँ। देखें, असल में इसमें बात वही आपने की कि तरबियत की बात आती है ना, तरबियत एक चल रही होती है ना, आपके बच्चे जो आपके साथ होते हैं वो आपको देख रहे होते हैं कि आप अपने माँ बाप के साथ कैसे चल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि होते हैं ना, नानी भी मौजूद होती हैं, दादी भी होती हैं और बाकी हजरात भी होते हैं, तो आप बच्चे देख रहे होते हैं कि मेरी वालदा अपनी अम्मी के साथ कैसे बात कर रही हैं, अपने बड़ों के साथ उनका कैसा बिहेवियर, ये उनकी तरबियत हो रही होती है। तो हमें तरबियत करने के लिए पहले अपनी तरबियत करनी पड़ती है। तो हमें बच्चे को जो दिखाएंगे बच्चा वही ऑब्जर्व करेगा, वही सीखेगा और फिर बड़ा होकर अमल भी है कि आप देखें कि आप महसूस कीजिएगा कि अगर आप बहुत से जो लोग हैं जो अपने वालिदैन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, कुदरती तौर पर उनकी औलाद जो है उनके लिए रिस्पेक्ट कर रही होती है, बिल्कुल कर रही होती है। और जो लोग खुद जो है अपने वालिदैन को छोड़ा हुआ होता है, उनका जो मामलात हैं वो नहीं देख रहे होते, तो फिर कुदरती तौर पर जो है, क्योंकि उन जिस तरह से जिस वे पे आप चलेंगे आगे औलाद, तो अभी आप यकीन माने मेरा छोटा बच्चा है, 2 साल का, मेरा बेटा है 2.25 साल का। अच्छा, वो ये करता है, जो बात हमसे सुनता है ना वो रिपीट करता है, और जो हमें करता हुआ देखता है ना वही वो करता है। आप यकीन मानिए ना, बच्चा तो ऐसे ही सीख रहा होता है ना। तो बच्चों को अगर हम अच्छी तरबियत दें तो वो जो एक थोड़ी बहुत होती है, ठीक है, हर बंदा एक जैसा नहीं होता, औलाद भी सब कहीं कहीं पे, देखिए नफ्सियात, इस सारी चीज़ें नफ्सियात का अमल दखल होता है। सेल्फिशनेस थोड़ी बहुत हम में होती है औलाद की हैसियत में, लेकिन हम फिर भी एहसास करते हैं अपने माँ बाप का, लेकिन जो हमारी एक अपने बच्चों के लिए फीलिंग होती है ना, वो एक अलग ही चीज़ होती है। जो हमारे माँ बाप की हमारे लिए होती है वो हमारी अपनी औलाद के लिए होती है। लेकिन हाँ, हम अपने अमल से, अपने तरीक़ेकार से हमें अपने वालिदैन का ख्याल रखना चाहिए। यही कि जब हम माँ बाप बनते हैं तो हमें एहसास होता है ना कि हमारे माँ बाप ने क्या गुजारा या हमारे साथ कैसे किया। ऐसा ही है, तो इसका एहसास और आपको तभी होता है जब आप खुद साहिब औलाद हो जाते हो। आपने सुना होगा, ये अक्सर लोगों में बात है कि एक माँ बाप जो हैं वो 8, 6, 10, 8, 9 बच्चों को संभाल लेते हैं, मगर वो 8, 10, 6, 5, 4 बच्चे जो है वो एक अकेले बाप को या अकेली माँ को नहीं पहचान सकते। कितनी बड़ी बात है, आप ये वाकई में ये बड़ी बात है। लेकिन आपने हमें हमारे टॉपिक से हटा दिया, आपको ये बात पता है? अच्छा, क्योंकि हमारा टॉपिक था मियाँ बीवी का। हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि आपकी जो बेगम है उनके आप किस तरीके से हुकूक पूरे करते हैं, या आप उनकी कैसे घर में मदद करते हैं, बर्तन धो लेते हैं या आटा गूंद देते हैं, क्या करते हैं? बेसिकली तो मैं जो झूठ नहीं कहूँगा, सच बात तो ये कि इस तरह के काम जो है वो कभी किए नहीं है। अच्छा। ना वो करने देती हैं और ना कभी आदत है। नहीं, आप जिद करके करें ना। भाई इतना टाइम ही नहीं होता कि इन सब कामों के लिए मोबाइल चलाने का टाइम सब मर्द हजरात के पास होता है। मोबाइल का टाइम तो खैर आप सही बोल रही हैं, मोबाइल असल में ज़रूरत बन गई है। हाँ। अब तो ऐसा हो गया कि मैं मस्जिद में भी लोगों को देखता हूँ, अगर यासीन भी पढ़ रहे हैं ना तो मोबाइल खोल के यासीन पढ़ रहे हैं। अब आप देखें क्या बोलेंगे, तो बन गई, चले वो तो एक अच्छी बात है कि हमारे पास बजाय कोई डायरी हो, कुछ हो। अच्छा, एक बात थोड़ी सी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जो आपने कहा था टाइम नहीं मिलता या बेगम के साथ वो आपको काम ये करना आता नहीं है। तो मतलब ये है कि देखें, ख़वातीन भी आजकल के दौर में
मर्दों की शाना बशाना है, बिल्कुल, जो वो घर संभालती थी, लेकिन अब वो निकल पड़ी हैं, ऑफिस में जॉब कर रही हैं, कहीं कुछ काम कर रही हैं, तो वो भी मर्दों वाले वो काम कर रही हैं, घर को सपोर्ट करने वाला जो काम है वो खवातीन भी उनके साथ कर रही हैं। आजकल मसले इतने, महंगाई इतनी है, तो मर्द को भी जो खवातीन काम करती हैं उस काम को थोड़ा बहुत सीख के उनकी मदद करनी चाहिए। ये मेरा अपना छोटे-मोटे काम जो है हाथ बटा देता कर हूं, लेने जैसे चाहिए। कोई चीज़ उठा के ला दी, कोई चीज़ हेल्प कर दी, और बाकी जो है हमारे यहाँ हर जगह का अलग सिस्टम होता है। सदफ कुछ बोलना चाह रही है, उनको बोलने दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बारे में बोलना चाह रही है। सदफ कुछ बोलना चाह रही है, उनको बोलने दिया जाए। मैं ये बोलना चाह रही थी, तरबियत की जहाँ तक बात आती है कि हम तरबियत हमारे घर से है, तो वालिदैन भी तो तरबियत याफ्ता होने चाहिए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि वालिदैन तरबियत याफ्ता नहीं है तो बच्चा क्या तरबियत, आप बच्चे को क्या तरबियत देंगे? सही बात, जब आप में खुद में तरबियत नहीं है। ठीक है ना, सबसे पहले है वालिदैन खुद, उनको पता होना चाहिए कि मैं क्या सिखा रहा हूँ, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मेरी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, क्या मुझे करना है। ठीक है, जब एक वालिदा और एक वालिद तरबियत याफ्ता हैं तो वो बच्चे को तरबियत देंगे और बेहतरीन तरबियत देंगे। ठीक है, यहाँ पर जहाँ मियाँ बीवी के बात आती है तो पिछले प्रोग्राम में भी हमने यही कहा कि मियाँ बीवी जो है एक दूसरे का लिबास है। बिल्कुल, ठीक है ना, उन दोनों के साथ मोहब्बत का रिश्ता, एहसास का रिश्ता, ये बहुत होना ज़रूरी है। ठीक है, एक घर को अच्छे माहौल में लेकर आने के लिए और दुख सुख में साथ देने के लिए मियाँ बीवी की केमिस्ट्री मैच होनी बहुत ज़रूरी है। जब केमिस्ट्री मैच नहीं होगी तो लड़ाइयाँ होंगी, फसाद होंगे, यानी कि उसको चाय में थोड़ी सी चीनी भी ज़्यादा होगी ना वो भी बुरी लगेगी कि ये क्यों बना के लाए, वो फिर वो मैच नहीं हो रहा है, गुंजाइश नहीं निकालती। तो गुंजाइश निकालना होगी मर्दों को भी और औरतों को भी। माशरे में आजकल आप देखें सबसे ज़्यादा डाइवोर्स हो रही हैं, तलाक़ें हो रही हैं। 2 महीने बाद बेटी घर के अंदर आ गई, कोई बच्ची प्रेग्नेंट है, बाप देखने नहीं आया, वो बच्चे की तरबियत नानी कर रही हैं, उसके नाना कर रहे हैं। तो ये माहौल देखने में आ रहा है सारी चीज़ें। अब मसला ये है कि हम बेटी को नहीं समझा रहे या माँ बाप अपने बेटे को नहीं समझा रहे। वो बेटा जाहिर बात है किसी और का भी बेटा है ना, तो वो वालिदैन अपने बेटे को समझाएं ताकि घर खराब ना हो। सही बात है। बेटी को उनकी वालिदा समझाएं कि उसका घर खराब ना हो। आज सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा बिगाड़ हमारे माशरे में जो है, तीसरा बंदा जब मियाँ बीवी के दरमियान आता है वहीं तो से वहाँ से बिगाड़ शुरू। इसके लिए इस्लाम ये कहता है कि जहाँ पर आप मियाँ बीवी के अंदर जहाँ तीसरा बंदा आ जाता है ना तो वहाँ पे बिगाड़ 100% होता है। या तो घर बिगड़ जाता है या तो बेटी अपने घर चली जाती है। सही है ना, 2 बच्चों, 3 बच्चे, 4 बच्चे, आज के दौर के अंदर 25-25, 30-30 साल की शादियां खत्म हो रही हैं। पूरी लाइफ आपने गुजार दी, 30 साल गुजार दिए, 35 साल गुजार दिए, गुजर गई आधी लाइफ, आधी से ज़्यादा गुजर गई। उसके बाद भी 30 साल बाद सुनने में आ रहा है कि ये डाइवोर्स हो गई है। वाकई में ये बात एक अलमिया है। बहरहाल इस पे फिर कभी इस सारे मौजू पे बात करेंगे। जी नाज़रीन, ॾिठो तव्हां त ज़ाल ऐं मुड़ुस, असल में ये 2 माण्हू पाण में गॾु थींदा आहिनि त हिकिड़ो समाज जुड़ंदो आहे। ॾाढो ज़रूरी आहे इन्हनि ॿिन्हिनि जो पाण में हिकिड़ी सुठी रिश्ते खे वठी करे हलणु। ऐं जंहिंसां हलणो हूंदो आहे न, जेकॾहिं कंहिं रिश्ते खे निभाइणो आहे, उन सां गॾु हलणो आहे त दिलि में गुंजाइश पैदा करणु घुरिजे। थोरी थोरी गुंजाइश पैदा कंदासीं त हिक ॿिए खे सम्झी सघंदासीं, बर्दाश्त करे सघंदासीं ऐं गॾिजी हली सघंदासीं। छाकाणि इहा ज़रूरत बि आहे, हिक ॿिए जी पाण ज़रूरत आहियूं। हाणे पाण तव्हां खां वठूं था मोकिलाणी, छाकाणि टाइम पंहिंजो पूरो थी वियो आहे। सूमर ते वरी गॾु हूंदासीं ऐं टॉपिक बि हूंदो, महिमान बि हूंदा, ॻाल्हियूं बि हूंदियूं। तेसिताईं पंहिंजो घणो ख़्यालु रखिजो, दुआनि में असांखे यादि रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पर पाण रिहान खां हाणे नात ॿुधंदासीं। मेरे मौला सदाता है तो दुरूद के गजरे अपने महबूब पर जो है तेरी तख्लीक बेहतरी, उसी महबूब से वाबस्ता उम्मीदे शफात है कि हर हिम्मत शिकन मुश्किल में जिसने दस्तगीरी की, न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा है, ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन
आबादन आला हबीबी का खैरिल खल्की कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व साक़लैनि मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व साक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजामी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी मौला